हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आ जाइए जी, आ जाइए। आप सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो बच्चों, हेलो जी, हेलो हेलो, हाय 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 हाय, कैसे हो? हेलो पुष्पांजलि, हेलो धर्मेंद्र, हेलो सिद्रा, हेलो आयुष, गुलफाम, हेलो सलीम, मधु, बनीता जी, डॉक्टर साहिबा, महज भी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? ओके, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हाँ रोशन देख लेना बेटा, ठीक है? ओके, मैं एकदम बढ़िया हूँ। हेलो सलीम, मैं एकदम बढ़िया। गुड इवनिंग जय, हेलो नागेश, नागेंद्र, अयान, कुमार जी, हेलो हसन, हेलो अजय, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी बेटा अपने घरों पर एकदम स्वस्थ है, मस्त है और अच्छे से सारी बातें पढ़ रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले तो कल का टेस्ट कैसा रहा आप सबका? हेलो हेलो हरिओम, हेलो बुशरा जी, संजना, शुभम, नरेश, गिस्सू, फलक, पायल, गुड इवनिंग। कैसा रहा कल का टेस्ट? केमिस्ट्री टफ था बेटा? केमिस्ट्री टफ नहीं था यार, नहीं है, इतना टफ नहीं था। सिंपल क्वेश्चंस थे, मतलब मॉडरेट थे, इतना भी टफ नहीं था। हाँ जी, इजी था ना? ठीक है, वेरी गुड। ओके, हेलो जी, हेलो। हाँ बिल्कुल बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ पर डी एंड एफ ब्लॉक आज हम पढ़ेंगे। ये आज कंप्लीट हो जाएगा और कल आप बढ़िया से इसका रिवीजन कर लेना। ओके, कल हम इसका रिवीजन करेंगे वन शॉट, कल यूट्यूब पर, ठीक है? हाँ जी, आज हम यहाँ पर डी एंड एफ ब्लॉक कंप्लीट कर देंगे और कल इसका रिवीजन करेंगे। हेलो जी, हेलो हेलो जी, हेलो। आप सबका बेटा बहुत बहुत स्वागत है। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और कल इसका फिर रिवीजन कर लेंगे यूट्यूब पर, ठीक है? तो आप सबको आना है 12 बजे डाउट नट नीट पर, जहां पर हम इसका कंप्लीट वन शॉट देखने वाले हैं, ठीक है? छोटा चैप्टर है, बढ़िया से एंड टू एंड रिवाइज हो जाएगा, ताकि तुम्हारा क्या वो बोलते ना, जो रह जाता है, क्या बोलते हैं उसको, जो रह जाता है टाइम के साथ साथ, बैकलॉग, वो नहीं रहेगा, ठीक है? रिवाइज हो जाएगा। एब ब्लॉक, अरे एब ब्लॉक भी तो पढ़ेंगे साथ के साथ। हाँ, बैकलॉग। ओके, हाँ जी, कमेंट आ रहा है भाई, आ रहा है। ओके जी, तो बढ़िया से हैंड टू हैंड सारी बातें के लिए सर फिर बोल देना, सर मेरा बैकलॉग रह गया था। लेक्चर नंबर 4 है क्या ये? अरे ये दोस्तों लेक्चर नंबर 4 है या 5 है? 1 2 3 4 है या 5 है? लेक्चर नंबर क्या है बेटा? ये लेक्चर नंबर 5 है ना? 5 है, ठीक है, 5 है, ठीक। ओके, लेक्चर नंबर 5 है। ओके, 5 है। ओके जी, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बेटा। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हफ्ते में स्टार्टिंग के 3 दिन इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे और 3 दिन ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। तो इनऑर्गेनिक अब हम पढ़ने वाले हैं, आज मंडे है। कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं कॉपी लेके नहीं आया हूं, क्योंकि आप सब घर पे ही है। ओके, तो कॉपी आप निकाल लो और सारी बातों को समझना। और सारी बातों को प्रीवियस लेक्चर से मैं स्टार्ट करूंगा, सारी बातें बढ़िया से करवाऊंगा। और आज अगर आप संयम रखेंगे, अच्छे से पेशेंस रखेंगे, कम कमेंट करेंगे, तो हो सकता है कि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। हो सकता है कि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो कल इसके पीवाईक्यूज, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जितने भी हो सकते हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। और फिर बुधवार को हम स्टार्ट कर लेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है? ओके, तो ये सारी बातें हैं जो यहां पर सारी बातें अपन करने वाले हैं, ठीक है? आ रहा है भाई, कमेंट आ रहा है, गिरजा जी आपका भी कमेंट आ रहा है। तो आज है बेटा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5, और लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम क्या करने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहां पर डी ब्लॉक के तत्वों के यौगिक। KMnO4 पढ़ लिया था, K2Cr2O7 आज देखेंगे, सिंपल सा है, KMnO4 के जैसा ही है सब कुछ। ओके, ये पढ़ने के बाद फिर हम देखेंगे F ब्लॉक के तत्व, जो कि छोटा पोर्शन है। ओके, तो उम्मीद है आप सभी सारी बातें समझ लेंगे, अच्छे से क्लियर कर लेंगे। सर इनऑर्गेनिक भूल जाती हूं,
भूल जाती हूं, क्या करूं बेटा? रिवाइज करो। देखो इनऑर्गेनिक याद करने का सब्जेक्ट है, याद करना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या मैंने करवा दिया था। तो सबसे पहले मैं बात करूं बेटा यहां पर रिवीजन की। तो दोस्तों बात ऐसी है, लास्ट टाइम पर हम पढ़ रहे थे K2Cr2O7, K2Cr2O7। लास्ट टाइम पर हम पढ़ रहे थे K2। देख बेटा, देखो कौन है? कामिनी साहू जी। बेटा आपको इनऑर्गेनिक में ऐसा ही लगेगा, इनऑर्गेनिक में आपको ऐसा लगेगा कि सर मेरे को इसमें समझ में थोड़ा कम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में इस चैप्टर की लैंग्वेज थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन है, क्या करें अब उसका। ओके, आप उसको बढ़िया से दोबारा से देख सकते हो। लाइव लेक्चर का फायदा है, रिकॉर्डेड लेक्चर का यही फायदा है कि आप इसको बार बार वापस से देख सकते हो, काहे नहीं देखते हो। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने, अरे ठीक है भाई नरेश यादव, कोई बात नहीं यार, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे K2Cr2O7, K2Cr2O7। K2Cr2O7 का नाम क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इस पोटेशियम डाइक्रोमेट का सबसे पहले तो मुझे बताओ निर्माण किससे करते हैं? शिवम गुप्ता बेटा वो भी कर लेंगे, ठीक है, टेंशन मत ले। K2Cr2O7 का निर्माण किससे किया था बेटा हमने? K2Cr2O7 को बनाते किससे बोलो? K2Cr2O7 को किससे बनाते हैं अपन? क्रोमाइट अयस्क से। वेरी गुड। K2Cr2O7 एक कार्बनिक यौगिक है जिसको हम किससे बना, अकार्बनिक यौगिक है जिसको हम किससे बनाते हैं? K2 क्रोमाइट अयस्क से, जो कि क्या होता है? FeCr2O4, या फिर क्या होता है ये FeO.Cr2O3, इसका मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। तो जब हम क्रोमाइट अयस्क की अभिक्रिया करवाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं जिससे कि सोडियम क्रोमेट बनता है। इनकी अभिक्रिया किसके साथ करवाते थे हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसके साथ करवाते थे जिससे क्या बनता था? सोडियम क्रोमेट बनता था। सर हमने डायरेक्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्यों नहीं करवाई? बताया था मैंने आपको कि यार जो सोडियम क्रोमेट होता है, सोडियम क्रोमेट होता है, ये विलय होता है, ये विलय होता है, और साथ में जो इसमें बनने वाला जो सह उत्पाद होता है जैसे कि Fe2O3 वो अविलय होता है ताकि पृथक्करण करना आसान होता है। इसलिए हम यहाँ पर सोडियम का हाइड्रोक्साइड या सोडियम का कार्बोनेट इस्तेमाल करते हैं बजाय पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम के कार्बोनेट के। क्लियर हो गया? हाँ, ये अविलय, ये क्या होता है? ये विलय होता है इस वजह से, ठीक है ना, ताकि सेपरेट करना आसान हो जाए। क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान ये बनता है, साथ में Fe2O3 बनता है, साथ में यहाँ पर वाटर बनता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों को सेपरेट किया जा सकता है आराम से, ठीक। ओके, पानी को सेपरेट करना, उबाल लो, उबाल करके पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, बाकी यही बच जाएगा। फिर इसके बाद हमने क्या देखा? क्रोमाइट अयस्क से हमने ये बनाया Na2CrO4। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो क्रोमेट है ये सोडियम क्रोमेट है बेटा, और सोडियम क्रोमेट को अगर मुझे डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना हो तो अम्ल माध्यम ले लो, क्योंकि अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में जो क्रोमेट होता है वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ या ना? Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट, और सोडियम डाइक्रोमेट ये हमने बना लिया, लेकिन हमको तो पोटेशियम बनाना था, तो फिर हम क्या मिलाएंगे? इसमें KCl मिला देंगे ताकि पोटेशियम अलग, सोडियम अलग, सोडियम इधर जाएगा, पोटेशियम इधर आएगा। K2Cr2O7 के नारंगी रंग के क्रिस्टल प्राप्त होंगे, K2Cr2O7 के नारंगी रंग के क्रिस्टल प्राप्त होंगे, जो ही हमें बनाना था, जो ही हमें बनाना था। क्या इतना समझ में आ गया था? क्या इतना समझ में आ गया था? यस, इट इज ऑरेंज कलर्ड कंपाउंड। और जो CrO4 2- है ये एसिडिक मीडियम में क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, और क्षारीय माध्यम में ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इतनी बात हमने देख ली थी, इतनी बात हमने देख ली थी। मैंने आपको ये बताया था बेटा कि जो क्रोमेट आयन होता है अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है।
तो ये अम्लीत होता है H2SO4। हाँ या ना? ठीक है, ओके, बिल्कुल प्रैक्टिकल किया था, वेरी गुड बेटा पवन, बहुत कुमार। क्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर डाइक्रोमेट आयन को आप क्रोमेट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्षारीय माध्यम कर दो, एक दूसरे में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर विलयन की पीएच 7 से कम है तो ये उसमें चला जाएगा और वो इसमें आ जाएगा। गॉट इट? डन है मामला? ओके, ये हमने देखा। NaOH की जगह KOH ले ले तो बेटा आप थोड़ा लेट उठते हो क्या? जब मैं पढ़ा रहा था तो कहां गए थे? NaOH की जगह KOH नहीं ले सकते, अब नहीं ले सकते उसका रीजन लिखा रखा है। ओके, इतनी बातें हमने देख ली। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको ये पढ़ा दिया था बेटा, वहीं से बात स्टार्ट करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन इनकी संरचनाएं पढ़ाई थी। देवदक्ष, आप हमारे कमेंट नहीं देखते हो? नहीं देखता बेटा। इन दोनों की संरचनाएं बताई थी मैंने आपको। इनकी हम क्या पढ़ रहे थे? संरचना पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको क्या बोला था कि यार ये तो होता है आपका क्रोमेट आयन, ये तो होता है आपका क्रोमेट आयन, ठीक है, ओके। और डाइक्रोमेट आयन क्या होता है? ये होता है आपका डाइक्रोमेट आयन। इतना मैंने आपको पढ़ा दिया था। क्रोमेट आयन क्रोमियम 6 बंद बना रहा है, इसमें भी क्रोमियम 6 ही बंद बना रहा है, ओके, ठीक। ये होता है आपके पीले कलर का, पीला रंग, और ये होता है आपका नारंगी, ऑरेंज कलर का, ओके। अब यहां पर कुछ बातें इसके अंदर आपको दिखाना चाहता हूं मैं। हाँ जी, ऑक्सीडेशन स्टेट बताया था ना बेटा, प्लस का 6, इसमें भी प्लस का 6, इसमें भी प्लस का 6। क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन दोनों में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक प्लस 6 ही होता है, ठीक है, प्लस 6 ही होता है। दोनों में ऑक्सीकरण अंक प्लस 6 ही होता है। अरे आकांक्षा जी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला हुआ है कि हफ्ते के 3 दिन, शुरुआती 3 दिन हम इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे और लास्ट के 3 दिन हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, ताकि दोनों के दोनों साथ में चलते रहें। वरना बहुत से तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, फिर आगे चल करके फिर इसलिए परेशान हो जाते हैं कि सर हमारे 12th की ऑर्गेनिक कब स्टार्ट होएगी, कब स्टार्ट होएगी। वो अलग है, ये अलग है, आराम से आप पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बातें हमने देखी थी। ऐसे नहीं मानते हो तुम? हाँ, ये क्रोमेट आयन, ये डाइक्रोमेट आयन, दोनों की संरचनाएं मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाई थी। अब यहां से मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, तो जरा देखो ध्यान से, इनके नाम तो पता है ना आपको। ये है बेटा क्रोमेट आयन, और ये है डाइक्रोमेट आयन। तुमने कसम खा रखी है आज चैप्टर कंप्लीट नहीं करने देंगे सर को। डाइक्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन पीला और डाइक्रोमेट आयन नारंगी। अरे अरे अरे, नारंगी कलर ध्यान रखना है ना, इनऑर्गेनिक में कलर का बहुत रोल होता है। अब आती है बात यहां पे समझने की। देखो पहली बात, नोट लगाओ, अरे इसको बाद में नोट लगाओ, नोट। नोट कैसे? अब क्या क्या नोट आपको लगाने हैं, सारी बातों को यहां पे समझो बेटा। जरा देखो ध्यान से, जो क्रोमेट आयन की संरचना है, इसमें एक तो है डबल बॉन्ड, एक है सिंगल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, दो तो डबल बॉन्ड है, दो सिंगल बॉन्ड है। तो हमें ये पता है कि भैया डबल बॉन्ड छोटा होता है, सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है। लेकिन क्रोमेट आयन में सभी के सभी क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड समान लंबाई के होते हैं। इसमें चारों के चारों जो क्रोमियम ऑक्सीजन बंद है, सेम लेंथ के होते हैं। व्हाई? बिकॉज यहां पर जो क्रोमियम से जो ऑक्सीजन जुड़े हुए, देखो डबल, सिंगल, ऋणावेश, अनुनाद।
अनुनाद अगर आपने पढ़ा हुआ है बहुत बढ़िया बात है, नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं ऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। देखो अगर एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो तो अनुनाद होता है। एकांतर क्रम में डबल, सिंगल, डबल बॉन्ड हो तो अनुनाद होता है। या फिर एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऋणावेश हो तो भी अनुनाद होता है। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऋणावेश, अनुनाद। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऋणावेश। एकांतरी तो इसके जस्ट बाद वही बंद आ रहा है, डबल, सिंगल, ऋणावेश, ये ऋणावेश, डबल, सिंगल, ऋणावेश। मतलब इसके अंदर हर एक बंद में अनुनाद है। अनुनाद होने से क्या होगा बेटा, यह ऋणावेश यहां पर पाई में कन्वर्ट होगा, फिर ये वापस इधर चला जाएगा। ज्यादा डीप में मत जाओ, बस इतना सा समझ लो कि क्रोमेट आयन के अंदर अनुनाद की वजह से सारे बंद समान लंबाई के होते हैं। ठीक है, ओके, हाँ जी, नोट लगा के लिखिएगा। क्रोमेट आयन में फर्स्ट नोट, क्रोमेट आयन में अनुनाद के कारण सभी क्रोमियम ऑक्सीजन बंद, चाहे वो एकल बंद हो या द्विबंध, सब बराबर होते हैं। क्रोमियम ऑक्सीजन बंद समान लंबाई के होते हैं। ओके, गॉट इट। अब सेकंड पॉइंट देखो, क्रोमेट आयन में अनुनाद के कारण सभी क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड सेम लेंथ के होते हैं। ओके, अब डाइक्रोमेट आयन में देखो जरा, डाइक्रोमेट आयन में जरा देखो ध्यान से, क्या यह ऋणावेश भी बेटा इन दो पाई बंद के साथ, देखो यह ऋणावेश डबल, डबल, सिंगल ऋणावेश, इस वाले और इस वाले बंद में भी अनुनाद है। डबल, सिंगल, ऋणावेश, यस, डबल, सिंगल, ऋणावेश। हाँ सर, यह जो ऋणावेश है वो इस वाले ऑक्सीजन परमाणु के साथ भी है, इसके साथ भी है। मतलब कहना मैं चाहूं, इस बंद और इस बंद में अनुनाद है। ऋणावेश सिंगल, सिंगल, फिर ऑक्सीजन है, इधर कोई अनुनाद नहीं है। अनुनाद इन तीनों के अंदर है और सेम ऐसे इन तीनों के अंदर है। समझिएगा मेरी बात, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऋणावेश, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऋणावेश, अनुनाद है। ओके, इस ऋणावेश का, यह जो ऋणावेशित आयन है, ये ऋणावेश इस ऑक्सीजन पे भी जा सकता है, इस पे भी जा सकता है, इस पे नहीं जा सकता, है ना। ओके, और यहां पे देखो ये ऋणावेश इस वाले ऑक्सीजन पे भी जा सकता है अनुनाद के जरिए, डबल, सिंगल, ऋणावेश, डबल, सिंगल, ऋणावेश। तो कहने की बात ये है रसगुल्ले, अगर तुझे पेपर में बोल दिया जाए कि यार भाई ये वाली बंद लंबाई x है, समझना, और ये वाली बंद लंबाई y है, तो इसमें क्या रिश्ता है? लंबाई, ये बंद लंबाई x, ये बंद लंबाई y, इसी के अंदर लिखना बेटा इस डायग्राम में। तो आपसे पूछ लिया जाए x एवं y क्या है, बंद लंबाइयां हैं, है ना। तो अगर तुलना करी जाए x बड़ा कि y बड़ा, तो सिंपल सी बात है, x तो यह प्योर सिंगल बॉन्ड है, प्योर सिंगल बॉन्ड। यहां पर यह डबल बॉन्ड है, लेकिन सिंगल बॉन्ड के लक्षण भी आते हैं। ये प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है, प्योर डबल बॉन्ड नहीं है। अगर आपसे पूछ लिया जाए x बड़ा कि y, तो आप बोलेंगे सर x बड़ा है। ओके, और अगर सपोज करो यहां पर z को भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, जैसे कि सपोज करो ये बंद लंबाई z है, x, y, z क्या है, बंद लंबाइयां हैं। ये x इस Cr ऑक्सीजन बंद की बंद लंबाई, y इस Cr इस ऑक्सीजन के बीच का बंद, और ये इस Cr ऑक्सीजन के बीच का बंद। तो इस बंद और इस बंद में अनुनाद होता है, तो ये दोनों तो बराबर होंगे, y और z बराबर होंगे, ठीक है। और x और y सेम कलर यूज करता हूं, ठीक है। x
और Y में क्या संबंध है सर, X बड़ा है, क्योंकि तो प्योर सिंगल बॉन्ड है, लिखवा दूंगा उसके लिए। और यहां पर अगर तीनों के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो X तो प्योर सिंगल बॉन्ड है, लेकिन Y और Z बराबर है। बंद लंबाइयां हैं बेटा, वो बंद लंबाइयां हैं, ये लिख लो। इस ऋणावेश का इसके साथ, इस बंद के साथ अनुनाद है। सेम इस तरफ भी ले सकते हो। अगर ये बंद Y लंब, जैसे कि जितने तीन बंद इधर जितनी लंबाई के, सेम उधर इन तीन बंद की लंबाइयां बराबर होगी, क्योंकि इधर भी अनुनाद है, उधर भी अनुनाद है। ये समझ में आया? ये जो मैंने लिखा डेप्थ में समझ में आया कि यार ये तो प्योर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कभी सिंगल बॉन्ड भी रहेगा। आंशिक रूप से द्विबंध के लक्षण, आंशिक रूप से एकल बंध के लक्षण पाए जाते हैं। सेम यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, लेकिन अनुनाद की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ जाएगा। तो Y और Z तो सेम लेंथ के होते हैं बेटा, जबकि ये प्योर सिंगल बॉन्ड है। ये वाला प्योर सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर एक नोट लिख लो, यहाँ पर एक नोट लिख लो बेटा। डाइक्रोमेट आयन में 6 Cr ऑक्सीजन बंद, 6 Cr ऑक्सीजन बंद एक लंबाई के, एक जैसी समान लंबाई के होते हैं, जबकि 2 Cr ऑक्सीजन बंद समान लंबाई के होते हैं, समान लंबाई के होते हैं। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। दोनों के इसमें ये 3 और वो 3 सेम लेंथ के होते हैं, जबकि ये वाला और ये वाला सेम लेंथ का होता है। इसमें अनुनाद नहीं होता है, ठीक है, ओके। और अनुनाद अगर हो भी रहा है ना, वो ऋणावेश नहीं पहुंच रहा अनुनाद के जरिए, वहां पर वो ऋणावेश वहां नहीं पहुंच पा रहा है, दैट्स इट, ओके। तो ये ध्यान रखना। तीसरी बात, हाँ जी, यहीं पे देख लो बेटा इनके संकरण। ये भी चतुष्फलकीय संरचना है, मैग्नेट और परमैंगनेट आयन की तरह। इसमें भी क्रोमियम का संकरण वो होता है D3S, इसमें भी D3S होता है। इसमें जो क्रोमियम का संकरण होता है वो होता है D3S संकरण, D3S संकरण चतुष्फलकीय यहीं पे आता है। और यहां पर भी दोनों का संकरण कैसा होता है, D3S होता है, D3S संकरण। ये सिर्फ कुछ ही कंपाउंड्स में देखने को मिलता है, इसको डायरेक्ट हम ध्यान रख सकते हैं, D3S। हाँ जी, एक बार ये देख लें, D3S संकरण पहले भी लिखवाया था मैंने, कोई नया नहीं है। ये सारी चीजें, ये चीजें, ओके, ठीक है। छोटी सी बातें लेकिन बहुत प्यारी प्यारी बातें बेटा, ये इन बातों को ध्यान रखना, ओके। ये हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे कि जो डाइक्रोमेट आयन होता है उसके क्या क्या रासायनिक गुणधर्म हो सकते हैं, डाइक्रोमेट आयन के क्या क्या रासायनिक गुणधर्म हो सकते हैं, ओके। तो अब हेडिंग डाल लो, डाइक्रोमेट आयन के रासायनिक गुणधर्म। डाई मतलब K2Cr2O7 की बात कर रहे हैं ना अपन, तो K2Cr2O7 के गुणधर्म। K2Cr2O7 के गुणधर्म। अभी तक हमने K2Cr2O7 को बनाना देखा, क्रोमाइट टेस्ट से बनाते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं, पूरा प्रोसेस समझा। अब इसके गुणधर्म हम देख लेते हैं। तो पहला गुणधर्म हम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, पहला गुणधर्म बिल्कुल हम अच्छे तरीके से जानते हैं। पहला गुणधर्म बेटा बहुत ही सिंपल है कि यार क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, एक दूसरे पे आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो तो देखा ही देखा। एक ये देख लो, ऊष्मीय प्रभाव, कि अगर मैं K2Cr2O7 को गर्म करूंगा तो ये क्या देगा मुझे, सेम
जैसे हमने वहां पर KMnO4 को गर्म किया था तो उसका परमैंगनेट से उसका मैग्नेट मिला था और साथ में उसका ऑक्साइड बना था, ऑक्सीजन बना था। सेम वहां यहां पर अगर मैं डाइक्रोमेट को गर्म करूंगा, K2Cr2O7 को अगर मैं गर्म करता हूं बेटा, तो ये टूट करके अपने क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, K2CrO4 प्लस Cr2O3 प्लस यहां पर ऑक्सीजन। ये ध्यान रखें, पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में Cr2O3 बना देगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट वाली अभिक्रिया से कंपैरिजन करेंगे ना, तो सेम चीजें बन रही है। यहां पर पोटेशियम परमैंगनेट होगा, यहां पर पोटेशियम मैग्नेट होगा, यहां MnO2 होगा और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो सेम वैसा ही है, कोई अलग नहीं है, कोई अलग नहीं है। तो ये K2Cr2O7 के उसमें गुणधर्म। अब दूसरी बात, अगली बात, वो अम्लीय वाला क्षारीय वाला तो अपन ने पहले लिख ही लिया। अगला पॉइंट ये कि जो K2Cr2O7 होता है वो अम्लीय माध्यम में प्रबल ऑक्सीकारक प्रवृत्ति दर्शाता है। लिखिएगा, K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम में प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार दर्शाता है, की तरह व्यवहार दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, K2Cr2O7 की अभिक्रिया बेटा आपको ऑर्गेनिक में बहुत सारी देखने को मिलेगी कि जहां पर जो K2Cr2O7, जैसे कि मुझे एल्कोहल से अम्ल बनाना है, K2Cr2O7 ले लो, एल्डिहाइड से बनाना है, K2Cr2O7 ले लो, कीटोन से बनाना हो समटाइम्स, K2Cr2O7 ले लो। ये सबको अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, तो K2Cr2O7 क्या करता है, K2Cr2O7 क्या करता है, यहां पर एसिडिक मीडियम में क्या करेगा, ये ऑक्सीकारक का कार्य करेगा। अब इसकी कौन कौन सी अभिक्रियाएं, सारी अभिक्रियाएं ध्यान से देखना, हर एक बात को अच्छे से क्लियर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसकी एक रिएक्शन में बता देता हूं। देखो, हमें इसमें क्रोमेट आयन से मतलब है, तो क्रोमेट आयन होता है बेटा Cr2O7 2-, ये है क्रोमेट आयन। तो क्रोमेट आयन क्या करता है, यहां पर क्रोमियम 3+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है। जो क्रोमेट आयन है, यहां पे जो क्रोमियम है ना, ये क्रोमियम +3 देता है। पूरी रेडॉक्स अभिक्रिया में बताता हूं। देखो, जब हम क्रोमेट आयन को अम्लीय माध्यम में लेते हैं तो क्या होता है, यह +6 से +3 में चला जाता है। +6 जो डाइक्रोमेट आयन है, इसमें तो इसका रंग होता है बेटा नारंगी, लेकिन यहां पर क्रोमियम करेला कैसा होता है, हरा। ये हरे कलर में कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है, हरा। कब, अम्लीय माध्यम में। अब देखो ध्यान से पूरा, 2 क्रोमियम है, 2 लगा दिया मैंने। सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा बाकी को बैलेंस कर दो। 2 क्रोमियम थे, 2 लगा दिए। इधर ऑक्सीजन कितने, 7, उधर तो है ही नहीं, तो इधर 7 जल के अणु जोड़ दो, 7 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दो। समझना, अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन की बारी, क्यों, क्योंकि इधर आपके 7 दूनी 14 हाइड्रोजन बढ़ गए। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो दूसरी तरफ उतने H+ आयन जोड़ दो। तो यहां पर 14 H उधर, तो यहां पर मैंने जोड़ दिया बेटा 14 H+ आयन, अम्लीय माध्यम आ गया। अब अगली बात, लास्ट में आवेश को संतुलित करो। सुनना मेरी बात, इस अभिक्रिया में सबसे पहले मैंने क्रोमियम को बैलेंस किया, फिर उसके बाद मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने को सोचा। ऑक्सीजन थे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ उतनी संख्या में H2O जोड़ दिए। उस चक्कर में हाइड्रोजन कितने हो गए, 14, तो उतने H+ आयन जोड़ दिए। अब आवेश को बैलेंस कर दो। यहां पर ये तो क्रोमियम पर आवेश है, लेकिन अगर मैं देखूं यहां पर आयन, ये -2 इस पर,
टोटल -2 आवेश इस पर और प्लस के 14 यहां पर, ये एक हाइड्रोजन पर +1 तो 14 पर प्लस का 14, इधर प्लस का 14 है और माइनस का 2 है, तो ओवरऑल प्लस का 12 आवेश इधर बचा हुआ है, हाँ या ना। इधर प्लस का 12 है और वहां पर कितना है बेटा, एक क्रोमियम पर प्लस का 3 तो 2 पे प्लस का 6, तो +6 आवेश इधर है। आवेश संरक्षित रहता है, उधर आवेश ज्यादा है, धनावेश ज्यादा है, तो उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, 6 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ सकते हो आप। इधर आप क्या करोगे, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ सकते हो कि इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इस डाइक्रोमेट आयन ने एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। दोनों ने 3-3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 क्रोमियम थे ना, दोनों ने बारी बारी से 3-3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, हो गया बैलेंस। ये अभिक्रिया होती है इसकी। समझिएगा मेरी बात कि जो डाइक्रोमेट आयन होता है एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रॉन लेकर के +3 में कन्वर्ट हो जाता है, इसका रंग बदल जाता है, नारंगी से हरा हो जाता है, हरा करेला, ध्यान रख लेना इसको। ये अभिक्रिया हो गई, ठीक है। चाहता तो मैं इसको डायरेक्ट लिखवा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको समझ लें कैसे आया। अब अगली बात, इसके उदाहरण देखो। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, उदाहरण क्या कि जो ये क्रोमेट आयन है, पोटेशियम जो डाइक्रोमेट आयन है पोटेशियम डाइक्रोमेट में उपस्थित, वो किस तरीके से यहाँ पर खुद तो क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकियों के साथ क्या करेगा, सेम पोटेशियम पर मैग्नेट की अभिक्रियाएं सेम। देखो ध्यान से, यहां पर है मेरे पास Cr2O7 2-, ठीक है। अगर यहाँ पे K2 लगा लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आयन तो यही काम की चीज है। ये तो खुद बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमियम +3 में, जो कि हरा होता है, या फिर ये इसको हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि सल्फेट आयन उपस्थित होते हैं यहाँ पर, तो ये सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि हम जो अम्लीय माध्यम लेते हैं ना, अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करने के लिए तनु H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे याद करो, मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया था कि जो अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करते हैं उसके लिए H2SO4 क्यों इस्तेमाल करते हैं, HCl क्यों नहीं, क्योंकि HCl में जो Cl आयन होता है वो ऑक्सीकृत हो जाता है। पिछले लेक्चर के दौरान मैंने आपको पढ़ाया था, छोटी बारीक बातें। ये बात क्लियर हो गई। ये तो होता है हमारा ग्रीन कलर का। अब यहां पे देखो, क्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन तो हमारे क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये बाकियों के साथ क्या बिहेव करेगा। अगर मैं इसमें H2S गैस पास करूंगा, इसमें जब मैं H2S गैस, सड़े हुए अंडे जैसे स्मेल गैस पास आउट करता हूं, तो यहां पर ये इसको सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है। यहां पे जो सल्फाइड आयन है इस पर होता है आवेश -2, यहां पे चला गया है सल्फर 0, पीला कलर का होता है ये। अगर आप इसमें SO2 गैस पास आउट करोगे, तो ये उसको सल्फेट आयन में ऑक्सीकृत कर देगा। अगर आपने इसमें कोई सल्फाइड आयन लिया है, सल्फाइड आयन है, उसकी अभिक्रिया इसके साथ करवाई, तो सल्फाइड आयन को ये सल्फेट आयन में ऑक्सीकृत कर देता है बेटा। इंपोर्टेंट स्टेप्स है। अगर आपने इसमें कोई नाइट्राइट आयन का लवण लिया है, उसका ऑक्सीकरण करवाना चाहते हो, तो वो उसको नाइट्रेट में ऑक्सीकृत कर देगा। अगर आप इसमें कोई फेरस आयन डाल रहे हैं, Fe2+ आयन, तो उसको वो फेरिक आयन में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप इसमें कोई हैलाइड आयन डाल रहे हैं, जैसे कि ब्रोमाइड आयन है, ब्रोमाइड आयन को Br2 में कन्वर्ट कर देगा। क्लोराइड आयन है तो उसको Cl2 में कन्वर्ट कर देगा। आयोडाइड आयन है उसको I2 में कन्वर्ट कर देगा। जरा देखो ध्यान से, अगर आप डाइक्रोमेट आयन आपने ले रखा है एसिडिक मीडियम में, तो खुद तो वो Cr+3 में कन्वर्ट हो गया हरे कलर के में, लेकिन बाकियों के साथ क्या क्या करेगा, H2S है। जब हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लो बेटा ये मेरे पास एक परख नली है, ठीक है। अब इसमें मेरे पास कोई अज्ञात ये लवण का विलयन है, ये अज्ञात लवण का विलयन है मेरे पास, है ना। अब मैं चाहता हूं इसका परीक्षण करना,
तो उसमें आप K2Cr2O7 का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अगर मान लो इसमें H2S गैस बनाई हमने, किसी भी तरीके से हमने H2S गैस बनाई, ओके, अब मैं पता लगाना चाहता हूं इसमें H2S गैस है कि नहीं है। वो या तो सूंघने से पता लग जाएगा, सड़े हुए अंडे जैसे स्मेल होती है इसकी, सूंघने से पता चल जाएगा। अब मुझे पता लगाना है कि इसमें सल्फर आयन है, सल्फर है या नहीं है, तो इसमें हम 1-2 बूंद किसकी मिलाते हैं, डाइक्रोमेट आयन की, डाइक्रोमेट आयन की मिलाते हैं, तो इसमें सल्फर का पीला अवक्षेप बन जाता है, ये सल्फर पीलापन आ जाता है इसमें, जिससे हम पता लगा लेते हैं। और अगर मान लो इसमें क्या है, SO2 गैस है, तो वो सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर मान लो इसमें कोई सल्फाइट लवण है, तो सल्फाइट लवण को ये सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। नाइट्राइट लवण है तो नाइट्रेट में ऑक्सीकृत कर देगा। फेरस है, फेरिक में कन्वर्ट कर देगा। कोई भी हेलाइड है उसको उनके द्विअणुक में कन्वर्ट कर देगा। Cl- को Cl2 में, Br- को Br2 में, I- को I2 में कन्वर्ट कर देगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है ये ध्यान रखिएगा। और खुद अपचयित हो जाता है +6 से +3 में, यहां पर इस पर आवेश +6 होता है। ये बात ध्यान से समझ लेना बेटा, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यह इनऑर्गेनिक में छोटे छोटे पॉइंट है जो आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, ध्यान रखना है ना इस बात को। अब अगला पढ़ाओ, ये चीज क्लियर हो गई। अब इसी डाइक्रोमेट से रिलेटेड एक परीक्षण है, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। हाँ जी, एक क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन के फॉर्म में इसको हम कर लेते हैं बेटा। क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण क्या होता है, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण क्या होता है, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण क्या होता है, इसको हम समझते हैं। तो क्या होता है क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण, समझिएगा, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हैं, इनसे क्वेश्चन बन के आते हैं, क्वेश्चन भी नहीं रिएक्शन बन के आएगी। बताओ ये किस अभिक्रिया की है या ये किसका परीक्षण होता है। पहली बात, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण, क्लोराइड आयन के लिए, क्लोराइड आयन का परीक्षण का ये परीक्षण होता है, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। ठीक है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है, ये बस मैंने आपको जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन समझाया है। अब क्रोमिल क्लोराइड का परीक्षण मेरे को करवाना है, तो यहां पे क्या होता है, सुनना जरा ध्यान से। मान लो मेरे पास कोई ये परख नली है, इसमें क्लोराइड आयन उपस्थित है। अब मैं पता करना चाहता हूं कि इसमें वाकई में क्लोराइड आयन है या नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, इसमें मिलाता हूं पोटेशियम डाइक्रोमेट और साथ में थोड़ी सी मात्रा में H2SO4, ताकि अम्लीय माध्यम प्राप्त हो जाए उसको, ये मैं इसके अंदर मिलाता हूं। ओके, अच्छा, यहां पर इसको ना आप थोड़ा सा अलग लिख लो यार, ये Cl वाली रिएक्शन हटा लो, यहाँ Cl वाली अभिक्रिया हटा लेना, Cl वाली अभिक्रिया हटा लेना बेटा, इस Cl वाली अभिक्रिया को हटा लो यार, आप बस इतना सा कर लो, ठीक है, इस Cl वाली अभिक्रिया को हटा लो, मैं यहाँ पे आपको इसको अच्छे से बताऊंगा। ये यहाँ पे Cl2 में कन्वर्ट, सॉरी ये तो हटाना ही था ना, यहाँ I2 था, I- आयन, यहाँ पे Br- आयन Br2 में कन्वर्ट हो गया, I- आयन I2 में कन्वर्ट हो गया। Cl- वाली अभिक्रिया हटा लो। देखो यहाँ पे देखो इसका परीक्षण, जब हम, ये क्लोराइड आयन है, कोई भी अज्ञात लवण है, इसमें हम क्या मिलाएंगे, बारी बारी से, एक तो मिलाएंगे K2Cr2O7 प्लस साथ में मिलाते हैं इसके अंदर H2SO4, कौन सा वाला, तनु वाला, हमें अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करवाना है बस। तो यहां पर सबसे पहले बनता है क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है, इसका एक भूरा लाल कलर आ जाता है आपके, आपने परख नली ली, उसमें जैसे ही मिलाओगे इसमें भूरा लाल कलर का कंपाउंड बनेगा। फिर उस कंपाउंड को यहां पे सबसे पहले क्या बनता है, जैसे ही आपने ये मिलाया क्रोमिल क्लोराइड बनेगा, सबसे पहले बनेगा क्रोमिल क्लोराइड। अब ये क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, बस आप पहले टेस्ट समझो। इन दोनों के अंदर ये मिलाया, क्रोमिल क्लोराइड बना, जिसका भूरा लाल कलर आएगा, उस भूरे लाल कलर के अंदर आपको मिलाना है NaOH। जैसे ही हम इसके अंदर NaOH मिलाते हैं, NaOH मिलाने पर मुझे
सोडियम क्रोमेट के पीले क्रिस्टल देखने को मिलते हैं। यहां पर आता है आपके पास Na2CrO4, इसके पीले क्रिस्टल, इसका पीला रंग प्राप्त हो जाता है जो कि क्लोराइड आयन की पुष्टि करता है। ये इसका परीक्षण है। हमें ये यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं करना, वो तो लैब में करते हो, लेकिन मैं आपको इसको समझाना चाहता हूं कि क्या ये होता है। कि मेरे पास एक परग नली है, उसमें सबसे पहले मैंने अम्लीय माध्यम में K2Cr2 मिलाया, क्रोमिल क्लोराइड बना। ये होता है भूरा लाल रंग का कंपाउंड। फिर इसके अंदर मैंने NaOH मिलाया, तो फिर मेरे पास सोडियम क्रोमेट का पीला अवक्षेप मिल जाता है। ये क्लोराइड आयन की पुष्टि करने का परीक्षण होता है। तो अब देखो इसके अंदर अभिक्रिया क्या होती है, इतना समझ में आया। अब देखो इसके अंदर अभिक्रिया क्या होती है, कैसे होती है। सिंपल सा है, शॉर्ट एंड स्वीट। मान लो इसमें कोई, जैसे कि आपके पास NaCl है, NaCl में क्लोराइड आयन होता है। अब उस क्लोराइड आयन का पता लगाना है, तो देखो ध्यान से हम क्या करेंगे। यहां पर सबसे पहले तो क्लोराइड आयन, ये क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण क्या होता है बेटा, क्लोराइड आयन के लिए किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो मेरे पास NaCl है, क्लोराइड आयन वाला लवण है, तो इसमें मैं क्या मिलाऊंगा, K2Cr2O7 मिलाऊंगा H2SO4 की उपस्थिति में। मिलाया यहां पर मेरे को क्या देखने को मिलेगा, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 देखने को मिलेगा। ये होता है तुम्हारा क्रोमिल क्लोराइड। ये अभिक्रिया लिख लो, क्रोमिल क्लोराइड, जो कि कैसा होता है, भूरा लाल कलर का कंपाउंड होता है, भूरा लाल रंग का कंपाउंड होता है। जैसे ही मैं क्या करूंगा, कोई भी क्लोराइड का लवण लूंगा, कोई भी ले लो, ये बन जाएगा। इसलिए मैंने वहां से वो अभिक्रिया हटा दी। ठीक है, क्लोराइड आयन के लिए स्पेशल परीक्षण होता है, ये अलग से। ठीक है, तो क्लोराइड आयन की अभिक्रिया जब K2Cr2O7 के साथ करवाते हैं एसिडिक मीडियम में, तो ये क्रोमिल क्लोराइड देता है जो कि भूरा लाल कलर का कंपाउंड होता है। फिर इसको क्षारीय माध्यम में प्रवाहित करते हैं NaOH के में। तो इतना क्लियर हो गया, पहले भूरा लाल कलर का कंपाउंड मिलेगा, फिर उसके बाद क्या होगा बेटा कि ये जो क्रोमिल क्लोराइड है CrO2Cl2, इसको हम NaOH के क्षारीय माध्यम में प्रवाहित करते हैं। बाकी हमें और किससे मतलब नहीं है कि इससे हमें क्या मिलता है, सोडियम क्रोमेट Na2CrO4। इसका कौन सा कलर मिलता है, पीला अवक्षेप मिलता है। और अगर ये मिल जाए तो कंफर्म है कि इसमें क्लोराइड आयन है। यही क्लोराइड आयन का परीक्षण है। इसमें आपको समझना है चीजें, ठीक है। ओके, लैब में जब आप करोगे ना, अगर आपको स्कूल में करवाया जाए तो ऐसा होता है। ठीक है, मामला सिंपल सी बात थी। एक चीज और, इतना आप देख लो। हाँ जी, ओके, क्लियर हो गया बेटा। सर हमारे में तो बहुत हुए। NaCl क्यों लिया, NaCl ये लिया बेटा, क्लोराइड आयन का कोई भी लवण ले ले, तेरी मर्जी पड़े। सोडियम क्लोराइड की जगह तू पोटेशियम क्लोराइड ले ले, लिथियम क्लोराइड ले ले, मैग्नीशियम क्लोराइड ले ले, कोई भी ले ले। मैंने कोई अज्ञात लवण ये ले लिया क्लोराइड आयन का। उसके अंदर जैसे ये मिलाऊंगा तो इनके मिलाने से क्रोमिल क्लोराइड बनता है, जो कि भूरा लाल कलर का कंपाउंड होता है। फिर उसको हम क्षारीय माध्यम में प्रवाहित करते हैं, तो सोडियम क्रोमेट के पीले क्रिस्टल बन जाते हैं, जो कि Cl- आयन की पुष्टि करता है। ठीक है, जो कि Cl- आयन की पुष्टि करता है। सर ऐसा कैसा यौगिक जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन रंगीन होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। ये सारी चीजें हम कहां पे समझेंगे बेटा, मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा आगे डिटेल में, चिंता मत कर। ठीक, वेरी गुड, अच्छा बात है ये। चार्ज ट्रांसफर आगे पढ़ेंगे, अभी ज्यादा मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं। क्लियर हुआ? अरे भैया सब ठीक है, सब ठीक है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आकांक्षा जी। हाँ, अब ये सारी बातें क्लियर है। हाँ, इसको ऐसे ही। अवक्षेप क्या होता है बेटा? अवक्षेप वो पदार्थ होता है जब किसी अभिक्रिया के दौरान कोई गाढ़ा सा पदार्थ जो घुले ना, विलयन में उपस्थित हो, जम जाए नीचे, वही कहलाता है अवक्षेप। ओके सर, एल्कोहल को एसिटिक अम्ल में कन्वर्ट करता है, वेरी गुड, वो भी लिखवाऊंगा। हाँ जी, अब आपने ये सुना है
कि सर पुलिस वाले शराबियों को पकड़ने के लिए किस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, मुझे आप ये बताओ, जो पुलिस वाले होते हैं शराबियों को पकड़ने के लिए क्या करते हैं? उनका ड्रिंक का टेस्ट करते हैं, एल्कोहल परीक्षण करते हैं। कैसे करते हैं पता है आपको? हाँ जी, अच्छा ठीक है, डाइक्रोमेट में, हाँ सही तो है बेटा। डाइक्रोमेट आयन में 6 CRO बंध समान लंबाई के होते हैं, जबकि 2 CRO बंध सेम लंबाई के होते हैं। सही तो है? हाँ, ये अभिक्रिया याद रखनी है बेटा, ये अभिक्रिया याद रखनी है। ठीक है, जो शराब का परीक्षण होता है ना, शराबी जो ड्राइवर होते हैं उनका परीक्षण कैसे किया जाता है कि चल ये फूंक मार इसमें। उनके पास एक डिवाइस होती है, डिटेक्टर होता है, एल्कोहल डिटेक्टर, उसमें एक नलची होती है, उसमें फूंक मार। कैसे पता चलता है बताओ? कोई मशीन में फूंकने लगते हैं, हाँ वो मशीन में फूंकने लगते हैं, वो फूंकते हैं क्या है, उससे क्या पता लगता है? हाँ या ना? तो जरा देखो ध्यान से, ल्यूकास परीक्षण कुछ नहीं होता है। देखो, जो व्यक्ति है, जो भी इंसान है, उसने जब शराब पी रखी तो शराब में क्या होता है? एल्कोहल। ओके, एल्कोहल। और जो डिटेक्टर होता है बेटा, उसमें क्या होता है? K2Cr2 से उनका क्या होता है? सोल्यूशन होता है। जैसे ही वो क्या करेगा? फूंक मारेगा तो उसके मुंह में जो बूंदे हैं एल्कोहल की वो बाहर आएगी और K2Cr2O7 के कांटेक्ट में आएगी और वहां पर कोई डिफरेंट कंपाउंड बनाएगी। ठीक है, तो उसके अंदर, डिटेक्टर के अंदर कलर आ जाता है, कलर आ जाएगा, पता लग जाएगा कि इसने पिया है कि नहीं पिया है। हाँ बिल्कुल बेटा जी, बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूं, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, ये अभिक्रिया समझ में आ गई। अब यहां पर एरो लगा के आगे लिखना बेटा, ठीक है, एरो लगा के आगे लिखना। एल्कोहल K2Cr2O7 द्वारा K2Cr2O7 के विलयन, के अम्लीय विलयन की सहायता से शराबी ड्राइवरों की पहचान की जाती है। तुम में से तो कोई नहीं पीता ना, ठीक है, देख लेना, ऐसा होता भैया। K2Cr2O7 के अम्लीय विलयन की सहायता से शराबी ड्राइवरों की पहचान की जाती है, डॉक्टरों की नहीं, शराबी ड्राइवरों की पहचान की जाती है। ठीक है, गाड़ी पी करके गाड़ी ना चलाएं। ठीक, हाँ जी, ये बात क्लियर हो गई है। अब इस बात का सर क्या, हम इसमें कौन सी अभिक्रिया होती होगी? तो जरा देखो ध्यान से, अगर आप कोई भी एल्कोहल ले लो, जैसे कि मैंने ले लिया एथिल एल्कोहल CH3CH2OH, एथिल एल्कोहल, अगर आप यहां पर K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट आयन ले रहे हो एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में, तो यह जो बेटा एल्कोहल है किसमें ऑक्सीकृत हो जाएगा? एल्कोहल का ऑक्सीकरण हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो यहां पे 2 कार्बन का अम्ल बन जाएगा। ये है आपके पास एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का ये कर देता है ऑक्सीकरण, किसमें? एसिटिक अम्ल में। तो उसके अंदर क्या लगी होती है? कुछ प्लेट्स लगी होती है, उसमें कुछ कलर शो हो जाता है, तो कलर के बिहाव पर ही डिटेक्ट कर लेते हैं कि हाँ यार इसमें एल्कोहल है, तो उसमें लाल बत्ती जल जाएगी, नहीं है तो हरी बत्ती जल जाएगी, ऐसा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये एक एरो, ये अभिक्रिया लिख लो। अगली बात, एक और इंटरेस्टिंग सी अभिक्रिया है कि अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट की जलीय विलयन की अभिक्रिया, एक और फेमस कंपाउंड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ करवाई जाए तो क्या होता है? वो भी एक इंटरेस्टिंग अभिक्रिया है, H2O2 के साथ अभिक्रिया, H2O2 के साथ क्रिया। एरो लगा के लिखते जाना बेटा, H2O2 के साथ क्रिया, H2O2 के साथ क्रिया। H2O2 को बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो जरा देखो ध्यान से, जब हम K2Cr2O7 की अभिक्रिया H2O2 के साथ करवाते हैं तो यहां पर डीप ब्लू कलर का एक कंपाउंड बनता है।
जिसकी बटरफ्लाई जैसी संरचना होती है, जिसकी बटरफ्लाई जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो ध्यान रखें, यहां पर लिखो, जब K2Cr2O7 के अम्लीय विलयन की अभिक्रिया, के अम्लीय विलयन की अभिक्रिया H2O2 के साथ करवाई जाती है। जब K2Cr2O7 के अम्लीय विलयन की अभिक्रिया H2O2 के साथ करवाई जाती है तो नीले रंग के CrO5 यौगिक का निर्माण होता है। लिख लो, इंटरेस्टिंग कहानी है बेटा, ठीक है, फिर ये खत्म हो जाएगा। CrO5 यौगिक का निर्माण होता है। देखो यहां पर जैसे ही मेरे पास क्या है, यहां पर मैंने क्या मिला दिया, K2Cr2O7, इसकी अभिक्रिया करवा दी मैंने H2O2 के साथ, ठीक है, एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में। इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ज्यादा कोई डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो जो क्रोमेट आयन होता है वो H2O2 के साथ अभिक्रिया करता है और यहाँ पर CrO5 बना लेता है, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, इसका नाम है क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, ये बना लेगा। अब जो क्रोमियम पेंटाऑक्साइड होता है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करो, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करो, तो हम क्या मान लेंगे, जैसे ही क्रोमियम का मान लिया X, 5 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे -2 आवेश है, कुल आवेश 0 कर दिया, तो यहाँ पर X बराबर प्लस का 10 बता देंगे। ओके, जबकि क्रोमियम तो मैक्सिमम ही +6 दर्शाता है, प्लस का 10 कैसे आ गया? ओके, तो ये गलत बात है। तो यहां पर आपको इसकी संरचना के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और इसका रंग कैसा होता है बेटा? नीला रंग। ये कैसा होता है? नीला। और इसकी संरचना कैसी होती है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। CrO5 एक क्रोमियम और 5 ऑक्सीजन, 5 में से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, बाकी इसके अंदर 2 पेरोक्साइड बंद होते हैं, बाकी इसमें 2 पेरोक्साइड बंद होते हैं। जस्ट लाइक दिस, ये बटरफ्लाई, ठीक है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, तितली के समान संरचना। अब देखो ध्यान से, जो ये परोक्सी बंध है, 2 इसमें परोक्सी बंध पाए जाते हैं। परोक्सी बंध में प्रत्येक ऑक्सीजन पर -1 आवेश होता है, याद है ना, परोक्साइड आयन। और जो नॉर्मल ऑक्सीजन है उसमें -2, तो ओवरऑल ऋणावेश कितना हो गया? -6, -2, -2, -2, ये -6, इस पर आवेश आ जाएगा +6, हो गया बैलेंस। तो ध्यान रखना, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर इसकी होती है इस तरीके से, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है बेटा जो कि आपको इसमें ध्यान रखने हैं, भूल जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना, ये क्लियर कर लो इसको। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये खत्म होता है आपके पास डी ब्लॉक, ये खत्म होता है आपके पास डी ब्लॉक। अब आता है आपका एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक खत्म हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छे से मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि आप इन चीजों को समझ सके, बहुत ही सेंसिटिव चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें नए हैं तो उनको ऐसा लगेगा सर मेरा तो उड़ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं हर एक चीज को कम से कम 2 से 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना इनको। ओके, अब ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो डी ब्लॉक के अंदर हमने क्या देखा? डी ब्लॉक के अंदर बच्चों हमने ये देखा कि यार इसके अंदर तत्व कौन कौन से, इसमें डी ब्लॉक में कौन कौन से श्रेणियां पाई जाती है, उनको हमने समझा। फिर उनके कुछ सामान्य गुणधर्म देखे, धात्विक गुण, गलनांक, क्वथनांक वाला पार्ट, फिर देखा घनत्व वाला पार्ट, आयनन ऊर्जा वाला, फिर उनके बारे में अलग एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो भी देखने थे हमने वो देखे। फिर उसके बाद डी ब्लॉक के तत्वों के यौगिक देखे, उसमें खास हमने देखा KMnO4 और K2Cr2O7 और साथ में उनका भाई KMnO4 के साथ K2MnO4 और K2Cr2O7 के साथ K2CrO4, उनकी संरचनाओं को देखा और दैट्स इट।
हर एक पॉइंट को ढंग से क्लियर किया। कोशिश करना आप इनको बढ़िया से अपने फिंगर टिप्स पे याद करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है बेटा। ओके, ध्यान रखना। केमेनो4 के अंदर आप माध्यम का भी ध्यान रखना, अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम, उदासीन माध्यम खेलता है, वहां पर क्वेश्चन आता है। वो बातें क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, अगली क्लास में अपन क्वेश्चन करेंगे बढ़िया बढ़िया, चिंता मत करो, ढंग से क्वेश्चन करवाऊंगा, अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब हेडिंग डाल लो एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व। अब हमारा यहां से एक पार्ट कंप्लीट हो गया, अब सेकंड पार्ट है एफ ब्लॉक, जो कि छोटा सा पोर्शन है, इजी वे में कवर हो जाएगा। अब एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहा जाता है? तो सर वे यौगिक जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता हो। बिल्कुल सही बात, लेकिन कौन से कोष के एफ उपकोष में प्रवेश करता हो? तो जरा देखो ध्यान से, एक बार मैं वापस से रिवाइज करवा देता हूं। ये नाभिक होता है अपना, ये पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, डॉट 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 डॉट, ये मान लो यहां पर ये एनवा कोष। तो ये एनवा कोष, ये उससे जस्ट अंदर n-1 ये n-2 एनवे कोष को हम बोलते हैं बाह्यतम कोष या अंतिम कोष या संयोजी कोष। उससे जस्ट अंदर वाले को बोलते हैं अपन उपांत्य कोष, और उससे जस्ट अंदर वाले को बोलते हैं अंतः उपांत्य कोष। तो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2 कोष के एफ उपकोष में या एफ कक्षक में बोल दो, या जब लास्ट इलेक्ट्रॉन अंतः उपांत्य कोष के एफ उपकोष में या एफ कक्षक में प्रवेश करे तो एफ ब्लॉक का तत्व कहलाता है। सिंपल है, बहुत ही आसान है। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2 कोष के एफ उपकोष में प्रवेश करे या एफ कक्षक बोल दो, यहां पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना होता है परिभाषा में। और यहां पर जब लास्ट इलेक्ट्रॉन अंतः उपांत्य कोष के एफ कक्षक में प्रवेश करे या एफ उपकोष में प्रवेश करे, एफ ब्लॉक का तत्व कहलाता है। तो सिंपल है, कोई ज्यादा यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। एफ ब्लॉक के तत्व क्या? कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 वे कोष, बोले तो अंतः उपांत्य कोष, अंतः उपांत्य कोष, अंतः उपांत्य कोष, अंतः उपांत्य कोष के एफ कक्षक में प्रवेश करे, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, परिभाषा कोई नहीं पूछता, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। ओके, हाँ जी। अब एफ ब्लॉक में क्या क्या चीजें हैं तो ध्यान रखें। पहली बात, एफ ब्लॉक का वर्ग, एफ ब्लॉक के अंदर क्या क्या चीजें। एफ ब्लॉक में 28 तत्वों को शामिल किया गया है, जिन्हें निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो अगर हम बात करें बेटा, एफ ब्लॉक में टोटल 28 तत्व सबको पता है, और इनको 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। एक है लेंथेनाइड श्रेणी, दूसरी है एक्टिनाइड श्रेणी। ठीक है, पहले फटाफट से इसको लिख लो, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी लिख लो आप। हाँ जी, ये क्लियर? ओके, अब आगे देखो 28 तत्व कौन कौन से हैं, उनको याद रखने की ट्रिक मैंने पीरियोडिक टेबल में ही आपको बता दी थी अच्छे से। ओके, तो यहां पर 2 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी है बेटा आपके पास लेंथेनाइड श्रेणी, पहली श्रेणी है लेंथेनाइड श्रेणी, जिसमें आपके कहां से कहां तक के तत्व हैं? परमाणु क्रमांक 58, सीरियम से लेकर के परमाणु क्रमांक 71 ल्यूटीशियम तक। लेंथेनाइड श्रेणी, पहली श्रेणी लेंथेनाइड श्रेणी, दूसरी श्रेणी कहलाती है आपकी एक्टिनाइड श्रेणी। एक्टिनाइड श्रेणी,
एक्टिनाइड श्रेणी, जो कि कहां से कहां तक होती है? एक्टिनाइड श्रेणी होती है थोरियम, एक्टिनियम के जस्ट बाद आने वाला तत्व 90 से लेकर के लोरेंशियम 103 तक, एक्टिनाइड श्रेणी। तो 14 तत्व इसमें है, 14 तत्व इसमें, तो टोटल हो गए 14 14 28 तत्व 2 श्रेणियों के अंदर। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहली वाली श्रेणी पढ़ेंगे, फिर दूसरी वाली श्रेणी पढ़ेंगे। उससे पहले इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, क्या होता है? तो जरा देखिए ध्यान से, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है अगर मैं दिखाना चाहूं। N-2 F, इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें हर एक में 14 तत्व है, तो 1 से लेकर के 14 तक इलेक्ट्रॉन। ओके, और यहां पर N-1D कक्षक भी उपस्थित होता है। इसमें 0 से लेकर के अधिकतम 1 तक इलेक्ट्रॉन जाता है, 0 से अधिकतम 1 तक, और जो बाह्य S कक्षक होता है वो पूर्ण पूरित होता है। ये होता है इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ध्यान से अच्छे से नोट कर ले बेटा, F ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-2 F 1 से 14, फिर N-1 D वाले में 0 से लेकर के 1, और फिर ये NS2। ये है आपके पास F ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, हाँ जी, वेरी गुड। हाँ ठीक है, बहुत बैकलॉग हो गया है। अमन यादव बेटा, ये बैकलॉग वाली बात यहाँ पे मत करा करो, ठीक है? हो गया है तो उसको सुधारो ना। मेरे को डेली की डेली बोलते रहते हो कि सर मेरा बैकलॉग हो गया, बैकलॉग हो गया, मैं क्या करूं? भाई उसका क्या समाधान है तेरे को पता है, पढ़ना पड़ेगा। ये हो गया कंप्लीट। सर समान है तो x y से बड़ा कैसे हुआ? अरे बालक इधर देख, इन 3 बंद में अनुनाद होता है। देख ध्यान से, कलर कौन सा लूं? ये वाला। ये वाला। इन 3 बंदों में अनुनाद होता है, और इन 3 बंदों में अनुनाद होता है। यह 3 बंद सेम लेंथ के, यह 3 बंद, ये वाले आपस में समान है, ये वाले आपस में समान है। इस वाले बंद में अनुनाद नहीं होता है। यह ऋणावेश इसके ऑक्सीजन के साथ कहां अनुनाद दर्शा रहा है? ऋणावेश सिंगल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड होना चाहिए था ना, तब अनुनाद होता। ठीक है, ओके, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। इसको देख लेंगे अभी अपन। हाँ जी, यहां तक अपन बढ़ चुके। ऑक्सीजन में लोन पेयर है, तो इसीलिए बेटा ध्यान से सुन प्रदीप कुमार, हम अनुनाद ऋणावेश का देख रहे हैं, वो अनुनाद में पार्टिसिपेट होना चाहिए। और दूसरी बात, वो एक सेतु ऑक्सीजन परमाणु है, वह एक सेतु ऑक्सीजन परमाणु है जो कि दोनों के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है। ठीक है, वहां पर आपका अनुनाद पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। ब्रिज वाले एटम, जो सेतु एटम होते हैं, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बंद कोण में तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो आप जस्ट सिंपल ध्यान रखें कि इधर 3 और इधर 3, टोटल 6, इनकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है, और बीच वाले 2 सेम लेंथ के। ओके, ठीक है संदीप कुमार। अब अगला पढ़ाओ, अब अगला पढ़ाओ। हाँ जी, अब अगला पढ़ाओ। ठीक है ना बेटा योगेश सैनी, सिर्फ एसिडिक मीडियम में। हाँ जी, अब यहां पर सर रिएक्शन कैसे याद करूं? अयान मुखर्जी बेटा, ये इनऑर्गेनिक की रिएक्शन से सब एक दूसरे की सिमिलर है, पहली बार पढ़ रहा है इसलिए अजीब लग रहा है, दोबारा पढ़ेगा अच्छे से हो जाएगी, यकीन मान अच्छे से हो जाएगी। और अगर तू इसको एक बार वापस रिवाइज करना चाहता है तो कल 12 बजे मेरी यूट्यूब पे क्लास है, वहां पर आकर के एक बार इसको और रिफ्रेश कर लेना। हाँ जी पायल जी बेटा, वो तो मैं आपको कल करवाऊंगा, टेंशन मत लो। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लो लेंथेनाइड श्रेणी, लेंथेनाइड श्रेणी, लेंथेनाइड श्रेणी। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए बेटा लेंथेनाइड श्रेणी, लेंथेनाइड श्रेणी। अब ये
सर एक्स का बंद कोण अधिक होगा तो उसकी, अरे अब्दुल्ला जी वो अलग, उस ब्रिज एटम है, वो सेतु वाला एटम है। देख इसीलिए मैं ना तुम्हारे ये कमेंट्स ओपन अननेसेसरी डाउट्स क्रिएट करवा रहा हूं। देखो ध्यान से, यहां पर जो ये ऑक्सीजन है ना ब्रिज का काम कर रहा है, ये ब्रिज एटम है। ब्रिज एटम के अंदर यहां पर जो बॉन्ड एंगल है ना, जब ये लोन पे डोनेट करता है तो वो एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर को इजाद करता है, इस वजह से वो पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। थ्योरी हम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं ताकि हम दिए गए मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर सकें। पहले थ्योरी नहीं आई, पहले एक्सपेरिमेंटल एविडेंस आए, फिर उसके हिसाब से हमने थ्योरी बनाई। समझ रहे हो मेरी बात को? पहले हम प्रैक्टिकल करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उसके हिसाब से हम थ्योरी बनाते हैं। गॉट इट? कभी भी प्रैक्टिकल करके, कभी भी थ्योरी से प्रैक्टिकल नहीं होता है। प्रैक्टिकल में क्या रिजल्ट आया, फिर उसके हिसाब से थ्योरी बनाई जाती है। समझ में आया? जब तक आपको, देख आपको जयपुर से दिल्ली जाना है तो आपको जाना कहाँ है, उत्पाद पता है, कैसे कैसे जाओगे। सब मैं जयपुर से ट्रेन लूंगा, इस ट्रेन से फिर वहां जाऊंगा, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर? तो इस बात का ध्यान रखना, कभी भी प्रैक्टिकल, हमेशा थ्योरी से हमेशा प्रैक्टिकल से थ्योरी बनाई जाती है, ना कि थ्योरी से प्रैक्टिकल। इस बात का ध्यान रखना। मिश्र धातु का निर्माण समझाऊंगा बेटा, टेंशन ना ले उसका। ये बात क्लियर हुई? ये क्लियर हो गया? अब शॉर्ट हो गया। अब देखो ध्यान से, यहां पर ये हमने देखा, ये हमने देखा, ये क्लियर हो गया। अब आता है हमारा लेंथेनाइड श्रेणी। लेंथेनाइड श्रेणी से कहां से कहां तक? सीरियम से लेकर के ल्यूटिशियम तक। एक्टिनाइड श्रेणी थ्योरियम से लेकर के लोरेंशियम तक। अब इसमें देख ध्यान से, लेंथेनाइड श्रेणी को और किन किन नामों से जाना जाता है? इसे कहा जाता है आपके दुर्लभ मृदा तत्व, दुर्लभ मृदा तत्व, या फिर इन्हें लेंथेनोन कहा जाता है, लेंथेनोन कहा जाता है, लेंथेनोन कहा जाता है। दुर्लभ मृदा तत्व या इन्हें लेंथेनोन कहा जाता है। पूरा तो मैंने ब्लॉक में लिखवाई रखा है आपको। अब आता है कि इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फीचर्स है, छोटे छोटे की पॉइंट्स जो हमें यहाँ पे देखने हैं। देखो, लेंथेनोइड्स ऐसे तत्व है बेटा जो प्रकृति में बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, बहुत ही रेयर क्वांटिटी में मिलते हैं, इसलिए इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है कि यार देखने में दुर्लभ है, बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलते हैं। ओके, अब इनके बारे में क्या क्या चीजें हैं, सारी बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं। पहली बात तो इनको याद रखने की ट्रिक आपके पास है, नहीं है तो यहां पे देख लो। सीने पर नदियां, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गद गद, यूं गद गद, गद गद, तब दिल हुआ और तुम यूं भी लाजवाब हो। ध्यान रखना, सीने, याद रख लो इनको, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, प्रेम की समाई, यूं गद गद, यूं गद गद, तब दिल हुआ, तब दिल हुआ और तुम यूं भी लाजवाब हो। ये मैंने आपको पहले ही बता रखी है, अगर कोई नया बच्चा बाद में जुड़ा हो तो देख ले बेटा। सीरियम 58 नंबर पर, ये 59 पर, ये 60 पर, ये 61 पर, 62 पर, 63, 64, ठीक है, ये शुरुआती 7 तत्व, फिर ये 65, ये 66, 67, 68, 69, 70 और ये 71। तो ये तत्व है। इनमें से सिर्फ एकमात्र प्रोमिथियम रेडियो एक्टिव तत्व होता है, बाकी सब प्रकृति में पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। हाँ जी, पीएम, प्रोमिथियम, प्रोमेथियम, प्रोमिथियम सिर्फ
एकमात्र रेडियो एक्टिव तत्व होता है, रेडियो एक्टिव तत्व होता है, तत्व होता है। ध्यान से देखो, सिर्फ इसमें जो प्रोमिथियम है यही एकमात्र रेडियो एक्टिव तत्व होता है, बाकी रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं जिनकी क्वांटिटी प्रकृति में बहुत कम है। जबकि एक्टिनोइड्स की बात करूं, सारे ही रेडियो एक्टिव होते हैं, जिनका डीके होता रहता है। इसमें केवल प्रोमिथियम यही रेडियो एक्टिव तत्व होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब आता है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, चुंबकीय गुण, इनके रंग, इनसे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो चीजें अब हम देखने वाले हैं। ये बातें क्लियर हो गई बेटा, ये बातें क्लियर हो गई कि सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक पहले आप इनको अच्छे से समझते जाओ, क्योंकि देखो इस बैच में तरह तरह के बच्चे हैं, उनके लिए मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे इसमें लूज पर चलना पड़ रहा है, धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। हर एक बात को अच्छे से समझते जाना। सर मेरे को ट्रिक याद नहीं, भाई ट्रिक लिखवा दीजिए, ठीक है। इसमें प्रोमिथियम ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव तत्व होता है। अब इसके बाद इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आता है इनका लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइडो के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेंथेनाइडो के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाँ जी, तो अगर मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के बारे में बात करूं बेटा जी, देखो ध्यान से, यहां पर इनकी ये टेबल, अब ये टेबल तुम्हारे काम आ जाएगी, वैसे तो मैं खुद ही बताऊंगा इसमें सारे बातें। ये टेबल जो एनसीईआरटी में दे रखी है उसके अंदर देखो हर एक के प्रॉपर नेम है कि भाई यहां पर जो सीई मतलब सीरियम, इनके पूरे नाम भले आपको याद ना हो लेकिन इनका सिंबल, इनका परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए। इनका सिंबल और इनका परमाणु क्रमांक आपको जरूर याद होना चाहिए। सीरियम ये होता है, सॉरी सीरियम ये होता है आपका प्रिजो डायमियम। पीआर का मतलब प्रोमिथियम नहीं होता है, पीआर का मतलब प्रोमिथियम नहीं होता है, पीआर मतलब प्रोमिथियम कर दो ना, पीआर का मतलब होता है प्रिजो डायमियम। फिर यहां पर एनडी नियोडायमियम। पीएम का मतलब होता है प्रोमिथियम, एसएम का मतलब समेरियम, यूरोपियम, गेडोलिनियम। 64 नंबर पर इंपोर्टेंट कंपाउंड, इससे क्वेश्चन, इंपोर्टेंट एलिमेंट, इससे क्वेश्चन आता है। फिर टीबी का मतलब टर्बियम, डीवाई का मतलब डिस्प्रोशियम, एचओ का मतलब होल्मियम, ईआर का मतलब इर्बियम, और फिर यहां पर टीएम का मतलब थूलियम, वाईबी का मतलब यटरबियम, और एलयू का मतलब ल्यूटेशियम। ये 14 तत्व आप इनके नाम यहां से याद रख सकते हैं। हमें इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझना है, कैसे कैसे ये आता है, तो वो मैं यहां पर आपको बताता हूं। हाँ जी, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कौन कौन से तत्व है और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या क्या है, तो लेंथेनाइडो के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा यहां पर तत्व और यहां पर हम उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखेंगे। और एक सिमिलरिटी है, उस सिमिलरिटी को फॉलो करना है, एक समानता इन सब में, उस चीज को फॉलो करना है, आप डेफिनेटली कर लोगे। हाँ जी, पहला जो आपका लेंथेनोइड है वो होता है सीरियम, सीई। कितने नंबर पर आता है ये आपके, आता है 58 पर सीरियम। फिर दूसरे नंबर पर आता है आपका सीने पर, थर्ड नंबर पर नदियां, प्रेम की फोर्थ नंबर पर प्रेम, फिफ्थ नंबर पर एसएम समाई, फिर 6 नंबर पर न्यू यूरोपियम, फिर 7 नंबर पर गेडोलिनियम, फिर 8 नंबर पर तब टीबी टर्बियम, 9 नंबर पर तब दिल डिस्प्रोशियम, दिल हुआ, और 11 नंबर पर और अरबियम, ठीक है 11 नंबर। 12 नंबर पर थूलियम, 13 नंबर पर यटरबियम। एक होता है यट्रियम, एक होता है यट्रियम, एक होता है यटरबियम। ध्यान रखना, एक होता है यट्रियम जो कि आपके डी ब्लॉक का तत्व है, और ये है यटरबियम। ध्यान रखना, सुजुकी यामाहा लाओ एसी, वर्ग संख्या 3 में आता है वो, ठीक है। ये यटरबियम है बेटा, और एक 14 नंबर पर आता है आपका ल्यूटीशियम। ध्यान रखें, इन सबके परमाणु क्रमांक कोष्टक में लिख लें आप। यहां पर ये Z बराबर 58, फिर इस तरीके से ये आगे
Z बराबर ये आ जाएगा आपका 59, ये आ जाएगा Z बराबर 60, Z बराबर ये आ जाएगा आपका 61, Z बराबर ये आ जाएगा 62, ये आ जाएगा Z बराबर 63, Z बराबर 64, Z बराबर 65, शॉर्ट में इधर पैरों में भी लिख सकते हो, ठीक है, 66, Z बराबर 67 और Z बराबर 68, ओके, Z बराबर 69, Z बराबर 70 और Z बराबर 71। अब कायदे की बात क्या, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सारी बातें आपको यहां पे समझनी। देखो जो लेंथेनॉइड होता है बेटा, लेंथेनम तत्व, वो आता है छठे आवर्त में। किसमें? जो लेंथेनाइड होता है La 57 नंबर का, इसका आवर्त होता है छठा। तो कोई भी आवर्त बाह्यतम कोश के बारे में बताता है। तो इसमें लेंथेनाइड वाले में जो भी यहां पे तत्व आ रहे होंगे ना, उन सब के अंदर छठा आवर्त बाह्य होगा। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, क्या क्या चीजें हैं आपको समझनी है। n का मान देखो 6s ns हो गया, फिर n-1 मतलब 5d और फिर n-2 मतलब 4f, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं, ठीक है। यहां पर भी 4f 5d 6s 4f 5d 6s 4f 5d 6s। इसका मैं पूरा का पूरा आपको पैटर्न बताऊंगा, याद रखना है इसलिए लिखवा रहा हूं, वरना तो मैं बोल देता टेबल से पढ़ लेना। याद रखना है, क्वेश्चन आता है कि ये कोई फलाना आयन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो कैसे करोगे, इसलिए इनको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। 4f 5d 6s। इनऑर्गेनिक को पढ़ने का तरीका अलग है, ऑर्गेनिक को पढ़ने का तरीका अलग है और फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका अलग है बेटा, ध्यान रखें। ओके 4f 5d 6s 4f 5d 6s 4f 5d 6s, ये बाये वाले लास्ट, ठीक है। 4f 5d 6s 4f 5d 6s और ये 4f 5d 6s, ठीक है। ओके, और यहां पर ये आ जाएगा 4f 5d 6s 4f 5d 6s और यहां पर भी 4f 5d 6s। ये हमने इसको लिख दिया। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरने, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है, एकदम मक्खन है, मक्खन 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 मक्खन। ओके सर, ये आपने 3 ही क्यों लिखे, इसके पहले वाला क्यों नहीं लिखा? जरा देखो ध्यान से। सीरियम 58 नंबर पर आता है, 58 से जस्ट पहले अक्रिय गैस कौन सी आती है? जिनोन। 58 से जस्ट पहले अक्रिय गैस आती है जिनोन। तो जिनोन तक तो 54 वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है, जिनोन तक तो 54 वैसे ही हो जाएंगे। अब जैसे कि देखो ध्यान से, हमारे पास यहां पर है जिनोन, ठीक है, यहां पर है जिनोन, ये रूबिडियम से स्टार्ट हुआ, रूबिडियम वाला ये यहां पर ये आता है, रूबिडियम आता है 37 नंबर पर, चौथा आवर्त, चौथा के पांचवा, हाँ पांचवा आवर्त, ठीक है, सीरियम, हाँ यहां पर ये पांचवा आवर्त स्टार्ट हुआ जिनोन तक 54। फिर इसके बाद जो छठा आवर्त स्टार्ट होएगा बेटा सीजियम से, यहां पर ये 55, फिर 56 नंबर पर बेरियम आ जाएगा, 56 नंबर पर बेरियम आ जाएगा, फिर 57 नंबर पर लेंथेनम आ जाएगा, फिर उसके बाद बाकी बीच में आएगा आपका एफ ब्लॉक। तो जिनोन के बाद 6s, ये 6s, फिर 6s के बाद यहां पर डी आएगा, जस्ट एक अंदर वाला 5d और फिर उसके बाद आएगा आपका 4f। तो यहां पर एक चीज आप ध्यान से समझ ले कि यार 6s तो बाह्यतम कोश है, ओके, फिर उसके अंदर वाला 5d उपकोश, फिर यहां पर 4f। तो 6s भरा, फिर इलेक्ट्रॉन डी में जाना चाहिए था, लेकिन उसके अंदर ही जो थर्ड आवर्त है उसके जस्ट बाद ही एफ ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, तो फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डी के बजाय एफ में जाने लग जाते हैं। तो अब यहां पे ध्यान से समझना, देखो जिनोन 54 के बाद 2 गए,
कितने हो गए 56। 56 के बाद एक इसमें गया, कितने हो गए 57। अब उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें न जाकर के इसमें जाएगा एफ में, ये ध्यान रखना। बाकी सब में आगे यहां पे जिनोन आएगा, जिनोन 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 जिनोन, सब में जिनोन आएगा। लेकिन वो एक पैटर्न है जिसको आपको फॉलो करना है, वो समझ लो बस, चाहे भले इसको लिखो या मत लिखो जिनोन को, लेकिन एक पैटर्न है बेटा जो कि आपको यहां पर समझना है। वो पैटर्न समझ लिया काम हो जाएगा। ये जिनोन, ये जिनोन, ओके सर जिनोन तक तो 54 हो गए, फिर अगले 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें जाएंगे ही जाएंगे, क्या सब में जाएंगे? यस, यहां पे भी 6s2 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 याद अच्छे से हो जाएगा। 6s2 सर एस में तो कोई छेड़खानी नहीं होती, नहीं होती बेटा, ये एस पूरा भरा हुआ है, भरा हुआ है। फर्क पड़ेगा डी में और एफ में, कहीं अपवाद आएंगे तो वो अच्छे से यहां पे ध्यान से देख लेना। अब आते ही काम की बात, देखो ध्यान से, क्या इस लेंथेनाइड श्रेणी में एक तो F2 और एक आपको F9 सॉरी F8, ये कहीं नहीं मिलेगा। लेंथेनाइड श्रेणी में F2 और F8 मिसिंग होता है, F2 और F8 मिसिंग होता है। जब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ते हैं ना हम, तो याद है जैसे ही कॉपर में अपवाद आ जाता है कि D9 से D10 हो जाता है, उसी तरीके से कुछ जगहों पर एक तो F2 जहां होना चाहिए था वहां F2 नहीं होता है, जहां F8 होना चाहिए था वहां F8 नहीं होता है, वहां पर F और D के बीच में इलेक्ट्रॉनों का हेरफेर होता है। तो ध्यान से देखो भाई, यहां पर D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आया, यहां पर F में आ गया। अब यहां पर आता तो सिर्फ भाई ये तो वैसा का वैसा ही रहता, यहां पर 2 हो जाता, क्या बुराई थी? यहां पे 2 हो जाता, क्या बुराई थी? लेकिन नहीं, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी जंप करके इधर आ गया, डायरेक्ट यहां पर 3 दिखाई देता है, ध्यान रखना, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर सेम सीक्वेंस चलता जाएगा, अगला चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें, यहां D0, 5वां इलेक्ट्रॉन इसमें D0, ठीक है, 6ठा इलेक्ट्रॉन इसमें D0, समझ में आया? ओके, 7वां इलेक्ट्रॉन इसमें D0, 8वां इलेक्ट्रॉन, अब देखो ध्यान से, 8वां इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ता तो यहां पे F8 हो जाता, लेकिन यार यहां पे 7 कर दे क्या, क्योंकि F कक्षक अर्धपूरित है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। हाँ, तो यहां पर F7, तो 8वां इलेक्ट्रॉन वो इधर D में भेज दो, इधर D में भेज दो। फिर वापस से अब यहां पर 8 आना चाहिए था भाई, 7 के बाद 8 आना चाहिए था कायदे से तो, लेकिन अब वापस से वो कूद के आ जाता है, ये F9, वापस से D खाली हो जाता है। फिर यहां पर F10 D खाली, F11 D खाली, F12 D खाली, समझ में आया? तो F8 नहीं आया, ओके। फिर 12 के बाद यहां पे 13, अब यहां पे 14 D0 D0, और यहां पे अब 15 तो हो नहीं सकता, तो यहां पर ये 14 और वो इलेक्ट्रॉन D में चला जाता है। तो कायदे की बात ये है बेटा कि यहां पर आपको इसको समझना है, तो बस ये 2 चीजों को आपको उड़ाना है, F2 और F8 लेंथेनाइड श्रेणी के अंदर आते ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सीरियम का F1 होता है, उसके जस्ट बाद जो PR आ रहा है उसका F2 न होकर के F3 होता है, वहां से इसमें आ जाता है। फिर चलता गया चलता गया चलता गया, यहाँ F7, इसका भी F7 हो जाता है, क्योंकि F कक्षक अर्धपूरित है तो वो स्टेबल है, ये स्टेबल आ गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर चलता गया F8 गायब हो गया, ऐसे चलता गया। फिर यहां पर 14 हो गया, अब यहां पर क्या करें, वो अगला इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो गए इस वजह से। तो ध्यान रखना है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनसे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बातें एग्जाम में पूछी गई है बच्चों, क्लियर? एक लास्ट पॉइंट और लिखवा देता हूं, फिर बाकी बातें अगली क्लास में। तो देखो ध्यान से, ये देखो यहाँ पे इसमें ये लेंथेनम का तो लिख ही रखा, लेंथेनम लेंथेनोइड में नहीं आता है, उसके बाद क्या आते हैं, ओके। तो सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक दे रखा है। तो F1 के बाद डायरेक्ट F3 हो गया, F3 F4 F5 F6 F7, फिर वापस से F7, फिर F9 हो गया, 8 वाला गायब हो गया। तो ध्यान क्या रखना है, F2 और F8 मुझे मिस करना है और उस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। बस D में अधिकतम 1 जाएगा और बाकी तक 0 रहेगा,
ठीक है, तो उसके हिसाब से आप पूरी की पूरी ये बना सकते हो। अब फिर आयन बनाने हो, ये एलन का मतलब लेंथेनॉइड, एलन का मतलब लेंथेनॉइड, ठीक है। +2 वाला +3 वाला इलेक्ट्रॉन ही तो निकालने, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, यहाँ 3। सबसे पहले बाहर वाले से निकलेंगे, जो बाहर है S वाला 6S, फिर 5D, फिर 4F की बारी, ऐसे। तो ये हमने देखा, ये हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे बेटा। अब इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों से रिलेटेड हमें कुछ एक पॉइंट लिखवाना चाहता हूं, बस मैं एक पॉइंट लिखवाना चाहता हूं, लेंथेनाइडो की ऑक्सीकरण अवस्था। हाँ जी, लेंथेनाइडो की ऑक्सीकरण अवस्था, लेंथेनाइडो की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्थाएं। सर ये भी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं क्या डी ब्लॉक के तत्वों की तरह? यस, लेकिन इनकी एक सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3। यहां पे पहला एरो लगा के दिखो, ठीक है। इनकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है ना, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो सभी लेंथेनाइड दर्शा सकते हैं अवस्था, वो होती है बेटा +3। सब लेंथेनॉइड जनरली +3 तो शो करते ही करते हैं, सब लेंथेनॉइड जनरली +3 तो शो करते ही करते हैं। ओके, कुछ कौन कौन से, वो +4 भी दर्शाते हैं, कुछ +4 भी दर्शाते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं सीरियम, PE, ND ये हो गए, और डिस्प्रोशियम, और डिस्प्रोशियम के जस्ट नीचे कौन आता है, दिल हुआ, HO, ये +4 भी दर्शाते हैं। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 तो सब दर्शाते हैं, लेकिन सीने पर नदियां, दिल हुआ, ये +4 भी दर्शाते हैं। देखो यहां पर इस टेबल में देखो, यहां पर इस टेबल में देखो, स्टार्टिंग के 3, 1 2 3, ये +4 दर्शाएंगे। डिस्प्रोशियम और होल्मियम ये भी +4 दर्शाते हैं। तो यहां पर ये शुरुआती 3 और फिर डिस्प्रोशियम और होल्मियम ये +4 भी दर्शाते हैं। गॉट इट? ओके, ये बात क्लियर हो गई। अब इसके अलावा कुछ +2 भी दर्शाते हैं, कुछ +2 भी दर्शाते हैं, कुछ +2 भी दर्शाते हैं। कौन कौन से हैं वो +2 दर्शाने वाले? एक है समेरियम और एक है यूरोपियम, ये +2 दर्शाते हैं, और एक है थूलियम और एक है इटरबियम, ये +2 दर्शाते हैं। देखो 3 तो ये और 2 ये, 5 ऐसे हैं जो +4 ऑक्सीकरण अंक दर्शाते हैं, और 2 समेरियम, यूरोपियम और थूलियम और इटरबियम +2 भी दर्शाते हैं। इसको भी आप मेंशन कर लें, फिर खत्म है। हाँ जी, ये +4 दर्शाते हैं, और इसके अलावा कौन कौन सा? समेरियम, ठीक है, समेरियम, ठीक है, समाई, न्यू, ठीक है। फिर उसके बाद दिल हुआ और तुम यूं भी लाजवाब हो, थूलियम, और फिर यहाँ पे यटरबियम, ये +2 भी दर्शाते हैं। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3, ये तो सब दर्शाएंगे, लेकिन ये +4 दर्शाते हैं इसके अलावा, और ये +2 दर्शाते हैं इसके अलावा। क्लियर है बेटा? ये ध्यान रखना। हाँ जी, थोड़ा सा देखो, मैंने कहा ना कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा अटपटांग लगेगा। हाँ जी, क्लियर है? क्लियर है? जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको याद रहेगा। संदीप बहुत बढ़िया बेटा, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको याद रहेगा। सर क्या पढ़ाओगे इसके बाद? याद है? ये याद हो गया? अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी को याद करने में दिक्कत आई बेटा? ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी को याद करने में दिक्कत आई, एक बार मेरे को बता देना, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत दिक्कत आएगी अगर नहीं पढ़ा है तो। ओके, बाकी तो फिर अपन अब क्लास ही खत्म करेंगे। ओके, इस चैप्टर में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर थ्योरेटिकल है, पहले ही मैंने बोला हुआ है। कोई चीजें ऐसी है अगर आपने पहली बार पढ़ी है तो आपको लगेगा अजीब सा कि यार ये क्या चल रहा है केमिस्ट्री में, है ना। जैसे कि बहुत सारी अभिक्रियाएं आई होगी बीच में जो कि आपको पहली बार में पढ़ी होगी। कोई बच्चे ड्रॉपर होंगे, उनको तो लगेगा कि हाँ यार हमने पढ़ रखी, बस अब तो रिवाइज करना है, हाँ या ना। अब ये कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है,
ये कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, ध्यान रखना। F2 क्यों नहीं है बेटा? इसका आंसर तो स्पेक्ट्रोस्कोपी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता लगाते हैं कि यार किसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, तो इसमें नहीं था, अब उसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है, ठीक, ओके। यहाँ F1 से F2 हो गया, F3 हो गया। अभी आगे देखना, जब मैं एक्टिनोइड्स लिखवाऊंगा उसमें भी बहुत सारा चेंज आएगा। सर रेडियो एक्टिव तो S35 होता है ना, बायो में गलत बताया मुझे। हरिओम पाटीदार, हरिओम पाटीदार, देख ध्यान से, जो समस्थानिक होते हैं ना, एक तो होता है मेन तत्व, जैसे कि हाइड्रोजन का 1H1, लेकिन हाइड्रोजन का 1H3 वो रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है, जो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है, जैसे कि सल्फर 35 समस्थानिक है, क्या दिक्कत है उसमें? ओके, ठीक है, ओके। तो यार इसी के साथ बेटा इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। आप बढ़िया से रेस्ट कीजिए, अच्छे सारी बातों को क्लियर कीजिए, ओके। सारी बातें एकदम बढ़िया से अच्छे समझ में आई होगी। एक बार दोबारा से लेक्चर को देख लेना, कोशिश कीजिएगा, चीजें आसान है, और फिर कल इसको हम खत्म कर लेंगे, इसके क्वेश्चंस भी लगाएंगे अच्छे से और सारी चीजों को कवर करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, जय हिंद।